Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जुडिशरी। अभी जुडिशरी का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हाई कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट क्या काम करता है। ये जो कोर्ट होते हैं कंट्री में ये डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करते हैं। जिसके भी झगड़े होते हैं, फाइट्स, जिसके भी बारे में झगड़े हो गए, सिटीजन्स में झगड़े हो गए, गवर्नमेंट में झगड़े हो गए, पॉलिटिशियंस में झगड़े हो गए, ये सारे झगड़े सॉल्व कौन करता है? जुडिशरी करता है। अभी जो जुडिशरी है ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी काम क्या करता है। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है वो कैसे तीन ऑर्गन्स में सेपरेटेड है, ठीक है, अलग तीन ऑर्गन्स में बांटा गया है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर हम देखने वाले। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो तीन इसमें होता है। एक लेजिस्लेचर में होता है, लेजिस्लेचर के बाद फिर जुडिशरी होता है जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव होता है। अभी जो जुडिशरी है ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिपेंडेंट मतलब जो भी काम ये जुडिशरी कर रहा है वो उसको इंडिपेंडेंटली करते आना चाहिए, ठीक है, उसको फ्रीडम होना चाहिए अपने हिसाब से वो डिसीजन ले, तभी ये डिसीजन नॉन बायस्ड रहेंगे, ठीक है, नॉन पार्शियल रहेंगे। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जुडिशरी का जो टॉपिक है इसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले। जो कोर्ट्स है, जुडिशरी जो होते हैं, जिसमें ये सारे जितने भी कोर्ट्स होते हैं इसको जुडिशरी बोला जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं। ये सब चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है। अभी ये जो कोर्ट है ये कोर्ट बहुत सारे चीजों पे डिसीजन देता है। मतलब झगड़े पे डिसीजन हो गया, कोई भी झगड़ा हो सकता है, कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल झगड़ा अगर दो सिटीजन्स के बीच में हो गया, आपके और मेरे बीच में झगड़ा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। दो पॉलिटिशियन के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का झगड़ा हो रहा है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, वो भी झगड़ा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ठीक है। बड़े से बड़े जो झगड़े होते हैं, रिलीजियस डिस्प्यूट्स भी, रिलीजियस फाइट्स भी कहां पे सॉल्व होते हैं? ये जुडिशरी में सॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी जुडिशरी कौन से डिसीजन ले सकता है? जुडिशरी बोल सकता है कि कोई भी टीचर कभी स्टूडेंट को नहीं मारेगा, ये आपके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शेयरिंग ऑफ वाटर रिवर, मतलब जो पानी, जो रिवर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो उसका शेयरिंग कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो लोगों को पनिश भी करता है। कोई अगर क्राइम कर लेता है, ठीक है, कोई ऐसी अगर चीजें करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो उसके लिए वो पनिशमेंट दे सकता है, जेल में डाल सकता है, फांसी दे सकता है। कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दे सकता है, कोर्ट्स दे सकते हैं। अभी पहला काम जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो क्या करता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, मतलब जितने भी झगड़े उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये झगड़े दो सिटीजन्स के बीच में हो सकते हैं, दो गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकते हैं, ठीक है, दो पॉलिटिशियन के बीच में हो सकते हैं, या सेलिब्रिटीज के बीच में हो सकते हैं। किसका भी झगड़ा कहां पे सॉल्व होगा? सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में सॉल्व होगा। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है क्या देखता है कि अगर कोई पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई ऐसा लॉ पास कर दिया, ऐसा लॉ पास कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो उसको डिस्कार्ड करने का काम कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? अगर लोकसभा राज्यसभा कोई बिल पास कर रही है तो वो बिल चेक करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है। तो जुडिशरी देखता है कि जो बिल पास हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए कि नहीं, कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है? वो बिल को डिस्कार्ड कर देता है। ये जो जुडिशियल पावर है किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो भी लॉ पार्लियामेंट पास करता है उसको चेक करने का काम, इसी को क्या बोला जाता है? जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, ठीक है। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब देखो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, 543 मेंबर्स ने बिल पास करने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, वो भी बिल पास करते हैं। उसके बाद लास्ट में ये सीधा डिस्कार्ड करने की पावर होती है। मतलब समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ, एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अभी एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट मतलब हमने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट से आपको राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स में आती है। अगर कोई भी इंडिविजुअल और खुद गवर्नमेंट भी अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप कहाँ जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वो आदमी को, इंडिविजुअल को या गवर्नमेंट को पनिश कर सकते हो, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है इसका जो ऑफिस है। और इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है,
इंडिया लेवल पे एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, वन हाई कोर्ट एक स्टेट का होता है। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि एक स्टेट का एक होना चाहिए, दो स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें महाराष्ट्र का भी होता है जुरिस्डिक्शन और गोवा का भी जुरिस्डिक्शन है, पर मिनिमम एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता ही होता है, ठीक है। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, ठीक है। अभी इमेजिन करो कि अगर ये जुडिशरी है, पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी पावरफुल पॉलिटिशियंस के अंडर में आ जाता है, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट है, आज का जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट के अंडर में अगर जुडिशरी काम करता तो फिर सिचुएशन कैसे होती। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन आपकी जमीन हड़प रहे, आपकी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे, ठीक है। तो अगर आप जाके कोर्ट में केस करोगे तो केस अगर होगा, सुनवाई होगी, ट्रायल होगा, तो ये जो जुडिशरी अगर पॉलिटिशियंस के अंडर में काम करेगा, उनके हिसाब से काम करेगा, तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो जुडिशरी है वो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि वो नॉन पार्शियल रहता है। मतलब भले आदमी पॉलिटिशियन हो या फार्मर हो, कॉमन से कॉमन आदमी हो, सब लोगों को क्या किया जाता है यहाँ पे? इक्वली ट्रीट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। इसलिए जुडिशरी जो है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। The control of the political holds over the judges not allow the judges to take independent decision। मतलब अगर ये पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में आ गया या गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी काम नहीं कर पाएंगे और पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज बहुत सारे पॉलिटिशियंस करप्टेड भी होते हैं, गलत काम बहुत सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, तो उनको भी कंट्रोल में रखना ये जुडिशरी का काम होता है, ठीक है। अभी all we often hear a rich and a powerful people in India trying to influence the judicial processes. The Indian Constitution protects against the kind of situation provided for the independence of judiciary। मतलब इंडिया में पॉलिटिशियन जैसे भी लोग होते हैं और पैसे वाले भी लोग होते हैं, जो पैसे से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अपना डिसीजन चेंज करने की कोशिश करते हैं। पर जो जुडिशरी है उसका जो इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंस की वजह से ही जुडिशरी क्या है? आज एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता, ठीक है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। अभी एक इंडिपेंडेंस उसको कैसे आ रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर से आ रहा है। मैंने बताया था सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर ये तीन हिस्सों में बटी हुई है। पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है जो इंडिया में लॉज बनाने का काम करती है, सोल लॉ मेकिंग बॉडी होती है। इसमें लोकसभा भी आ जाता है और राज्यसभा भी आ जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, और दूसरा होता है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? दोज हु रन द गवर्नमेंट, रन द गवर्नमेंट और कंट्री, रन द गवर्नमेंट और कंट्री, जो देश चलाने का काम करते हैं। जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। मतलब मोदी और उसका जो कैबिनेट है वो एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, मतलब देश चलाने का काम कर रहे हैं, ये लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स है, ये तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये तीनों जो ऑर्गन्स है वो तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। लेजिस्लेचर जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो जुडिशरी होता है उसके पास एक थोड़ी ज्यादा पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव का काम चेक कर सकता है। जो लेजिस्लेचर होता है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेक सही है कि नहीं वो चेक कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर, मतलब ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। अब ये जो कोर्ट्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे और हाई कोर्ट की बात चल रही है, वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, ठीक है। वो जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उसके जो जजेस होते हैं वो मोदी गवर्नमेंट का नहीं सुनते, मोदी के कैबिनेट्स का, अमित शाह का नहीं सुनते, मोदी जी का नहीं सुनते, कोई भी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं सुनते और उनके अंडर में काम नहीं करते। For the above separation to work well, it is also crucial that all the judges in the High Court as well as the Supreme Court appointed with the very little interference। मतलब अभी उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन होने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो भी पॉलिटिशियन से नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा? पार्शियल डिसीजन दे पाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट रह पाएंगे, नॉन पार्शियल डिसीजन दे पाएंगे। Once appointed to the office, it is also very difficult to remove the judge। मतलब एक बार ये जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट हो जाते हैं, उनको रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिशियन को अगर लग गया कि ये जज अच्छे से काम नहीं कर रहा है या हमारे पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकते थे? रिमूव कर सकते थे। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर्स दिए, ऐसे रूल्स लिखे गए कि जिससे कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो जुडिशरी होता है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस मेंटेन
होता है। It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive। मतलब ये जुडिशरी का ये इंडिपेंडेंसी है जिसके वजह से जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करते। अगर पावर्स का मिसयूज वो करने लग जाते हैं तो जुडिशरी बीच में आ जाता है, उनको इंटरवीन करता है, उनको रोक देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव अगर मोदी जी भी अगर कुछ जाके गलत काम करे, ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट नेक्स्ट फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट आए या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आए जो कुछ गलत काम कर रही है तो जुडिशरी उसको वही रोक देता है। या पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा ऐसा बिल पास कर रहे हैं जो सिटीजन के लिए अच्छा नहीं है तो इसमें कौन इंटरवीन करता है? जुडिशरी इंटरवीन करता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट मतलब आपके जो राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस हो गया, मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हो गया। तो ये सारे जो आपके जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपके अगर ये राइट्स हैम्पर हो जाते हैं तो ये आप राइट मांगने के लिए कहां पे जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सीधा आपके फेवर में डिसीजन देगा अगर आप सही रहे तो। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया? अभी इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट जो होते हैं, जुडिशरी जो होता है, ये जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, जुडिशरी जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, ये एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट मतलब ये टॉप कोर्ट बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है। ठीक है, एक हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं। अभी लोअर कोर्ट्स के नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पे लोकल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कंट्री में एक ही है। हर एक सुप्रीम कोर्ट कंट्री में एक ही है, और जो हाई कोर्ट है वो एक स्टेट का एक हाई कोर्ट मिनिमम होता है। ठीक है, दो स्टेट्स का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। अभी लोअर कोर्ट जो होता है, ये लोअर कोर्ट में केसेस बाइफरकेट हो जाते हैं। कुछ सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं। ठीक है, इसके कोर्ट अलग अलग होते हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं, उसके लॉयर्स भी अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये स्ट्रक्चर हो जाता है इंडिया में जुडिशरी का। पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर लोअर कोर्ट्स आएंगे। ठीक है, there are 3 different levels of courts in the country. There are several courts at the lower, while there is only one apex level, that is supreme court. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही कोर्ट है जो हाईएस्ट कोर्ट है। The court that most people interact with are called as subordinate or district court. They are usually at the district or तहसील level. अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, ये तहसील लेवल पे होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। Each state is divided into districts that are presided over by the district judges. अभी अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र एक क्या है? स्टेट है। अभी ये महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, तो एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसे क्या होता है? ये जुडिशरी का ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है, जो इंडिया का कैपिटल है। एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होता है उसको लीडर बनाया जाता है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। जैसे आपका क्लासरूम होता है, क्लासरूम में आपका एक मॉनिटर होता है जो आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया रहता है, अपॉइंट किया होता है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है? वो सारे सुप्रीम कोर्ट, सारे जजेस का हेड होता है। ठीक है, द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया एक स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड कि ये लॉ है, ऐसा ही होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है वो कोर्ट्स को ये लॉ मानना पड़ेगा, उनकी वो बात माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल ऑर्डर होता है, उसको कोई इंटरैक्ट नहीं कर सकता या उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स है देखे हमने, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ है। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए उसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे देता है, एक स्पेसिफिक अगर उसने केस की सुनवाई कर दी, एक ट्रायल का उसने ये दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तो ये ऑर्डर सारे कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। इसको क्या बोला जा रहा है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा, वो नीचे के सारे कोर्ट्स को सुनना पड़ेगा। इसी को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है। Another way to understand this integration is through the appellate system. ठीक है, अभी appellate another way जो इंटीग्रेशन का होता है वो appellate system देखा जाता है। appellate system मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी आपका कोई छोटा झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी का झगड़ा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान का एक केस
चल रहा था। सलमान खान का ड्रिंक एंड ड्राइव का एक केस था और एक एनिमल को उसने मार दिया उसका केस था। अभी सलमान खान का जो केस था वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको गुनहगार माना गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सलमान खान ने हाई कोर्ट में अपील किया कि मेरे को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में क्या करता है, अपील करता है, हाई कोर्ट में वापस उसका केस रन होता है, हाई कोर्ट वापस ट्रायल रन करता है, वापस उसकी प्रोसीडिंग वापस चलती है, फिर वापस सलमान खान को दोषी माना जाता है, फिर सलमान खान को फिर वापस लास्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सलमान खान को क्लीन चिट मिल जाती है, और यहाँ पे क्लीन चिट मिलने के बाद सलमान खान को रिहा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी आदमी हो अगर उसका जो कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो आगे अपील कर सकता है हाई कोर्ट को। अगर हाई कोर्ट में भी डिसीजन दे दिया गलत, उसके फेवर में नहीं दिया, तो लास्ट में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट एक बार जो डिसीजन दे देगा वो डिसीजन उनको सुनना ही पड़ेगा। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं, उसके आगे आगे आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको एप्लीट सिस्टम बोला जा रहा है। ठीक है, अभी एक केस स्टडी दी है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, लक्ष्मण कुमार जो है उसका स्टोरी दिया है। लक्ष्मण कुमार शादी कर लेता है 20 ईयर्स ओल्ड सुधा से। सुधा गोयल जो है वो उसकी वाइफ बन जाती है। ठीक है, उसका फ्लैट है दिल्ली में, और ये जो लक्ष्मण है वो उसके भाई के साथ रहता है, उसके पेरेंट्स के साथ रहता है, फैमिली के साथ। अभी 2 दिसंबर को क्या हो जाता है, सुधा की डेथ हो जाती है। उसकी जो वाइफ है, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण की जो वाइफ है सुधा, उसकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से डेथ हो रही है, उसकी जलने की वजह से, बर्न्स की वजह से उसकी डेथ हो रही है। अभी जो फैमिली है, जो सुधा की जो उसकी जो वाइफ है, वाइफ की जो फैमिली है, वो क्या कर देती है, केस कोर्ट में केस फाइल कर देती है, और विटनेस के लिए 4 लोगों को बुलाया जाता है कि सच में क्या हुआ, क्या देखने के लिए कि उसको जला दिया गया, कि क्या मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कि गैस से रिलेटेड कुछ जल गया। तो ये सब चीजें देखने के लिए उसको विटनेसेस की जरूरत थी, 4 विटनेसेस की, जो उसके आसपास जो नेबर रहते थे विटनेसेस की। अभी यहाँ पे द स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ डिसंबर दे हैड हर्ड अ सुधा स्क्रीम। अभी ये जो विटनेसेस होते हैं, उसके आसपास के जो नेबर्स होते हैं, तो लक्ष्मण कुमार के घर के पास जो लोग रहते हैं, वो क्या गवाही देते हैं कि सुधा की हमने आवाज सुनी थी, सुधा जब चिल्ला रही थी, उसकी आवाज सुन के हम उसके घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद हमको दिखा कि उसकी साड़ी जल रही थी। ठीक है, जो सुधा है उसकी साड़ी जल रही थी। फिर उसके बाद हमने वो बुझा दिया, और उसके बाद उसकी जो क्या वो लड़की क्या बोलती है, सुधा क्या बोलती है, सुधा बोलती है कि वो जो आग लगाई थी वो लक्ष्मण के मदर ने लगाई थी, जिसका नाम क्या है, शकुंतला। मतलब शकुंतला उसकी जो मदर इन लॉ है। ठीक है, उसकी मदर इन लॉ ने उसको आग लगा दी थी, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का था, और आग किसने लगाई थी, लक्ष्मण ने लगाई थी, जो उसका हस्बैंड है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल द मेंबर्स ऑफ सुधा's फैमिली एंड द नेबर्स स्टेटेड दैट सुधा हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। अभी ये ट्रायल जब चला, ये जो कोर्ट में जब ये केस इनका चला, तो यहाँ पे सुधा की फैमिली ने क्या बोला कि इस सुधा की फैमिली और उसके नेबर्स ने क्या बोला कि उसकी जो वाइफ है, क्या नाम है उसका वाइफ का, सुधा जो है वो मर चुकी है, सुधा की वजह से सुधा को क्या किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। मतलब पैसे मांगने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था कि अपने घर से पैसे लेके आ, डाउरी के लिए, जो शादी के बाद जो शादी में डाउरी मांगा जाता है, वो डाउरी के लिए उसके पास पैसे मांगे जा रहे थे। ठीक है, डिमांडिंग मोर कैश, एक स्कूटर मांगा जा रहा था, फ्रिज मांगा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिमांड्स उसके सामने रखे जा रहे थे, और वो क्या उस लड़की को क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक है, ऐसा कोर्ट में पता चला। अभी जब डिफेंस में ये लक्ष्मण ने क्या बोला, कोर्ट में ये सारी सुनवाई हो रही थी, तो डिफेंस में लक्ष्मण ने बोला कि जो आग लगी ये एक्सीडेंटली लगी, ये हमने जानबूझ के आग नहीं लगाई है। तो यहाँ पे कोर्ट में जो केस होता है, जो पहला जो केस होता है, यहाँ पे लक्ष्मण को क्या किया जाता है, गुनहगार माना जाता है, और सारे के जितने भी उसकी जो मदर है शकुंतला है, जो लक्ष्मण है, और उसका जो भाई है, ये तीनों को क्या दिया जाता है, डेथ सेंटेंस दिया जाता है, मतलब फांसी की सजा होती है। फिर उसके बाद वापस नवंबर 1983 में वापस हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, मतलब अपील किया जाता है। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है वो क्या बोलता है कि सुधा जो है उसकी डेथ जो हुई है वो एक्सीडेंटल पर्पस से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है। मतलब जो केरोसिन था, इसकी जो फैमिली थी, वो फैमिली ने जानबूझ के आग नहीं लगाई, वो गलती से लगे और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। पर सुधा की जो फैमिली थी वो यहाँ पे रुकती नहीं, वो और जाके कहाँ पे केस कर देती है, सुप्रीम कोर्ट में केस करती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस करने के बाद वापस उनका ट्रायल रन होता है, वापस वो केस चलती है, वापस विटनेसेस को बुलाया जाता है, और विटनेसेस आने के बाद लास्ट 1980s में, ठीक है, 1980s में क्या हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट जो लक्ष्मण है और उसकी जो फैमिली है उसको क्या कर देता है, गिल्टी चार्ज कर देता है। गिल्टी मतलब क्या, जो आग लगाई थी वो किसने लगाई थी, लक्ष्मण ने लगाई थी। ठीक है, और यहाँ पे 1985 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटेड ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। मतलब ये सारे फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक्विट किया जा रहा है, गुनहगार माना जा रहा है। तो ये जो केस स्टडी थी, ये केस स्टडी से अपने को क्या पता चलता है, पहले तो है ये जो लक्ष्मण है
लक्ष्मण का केस चल रहा है, किसने केस किया है? सुधा ने, उसकी जो वाइफ है उसने केस किया है। पहले जो केस होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो बोलता है कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण गुनहगार है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट क्या बोलता है कि जो लक्ष्मण है ये गुनहगार नहीं है। पर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो लक्ष्मण है वही असली गुनहगार है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एप्लीट सिस्टम होता है जुडिशरी का। मतलब आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपील कर सकते हो, बट द हाईएस्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई अपील आप नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गुमेंट ऑफ द लॉयर एंड रीच डिसीजन दैट was different from that of the हाई कोर्ट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो हाई कोर्ट से बहुत अलग था। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, वो नीचे के सारे कोर्ट्स को मानना पड़ता है। ठीक है, दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी। अभी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या बोल दिया कि जो लक्ष्मण है और उसकी जो माँ है वो क्या है? गिल्टी है। और उसका जो भाई था, ब्रदर इन लॉ था, वो घर पे था ही नहीं, उसके आगे कोई एविडेंस मिला नहीं तो उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सजा क्या दी? मरते दम तक उनको कहाँ रहना है? जेल में रहना है। तो ठीक है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई भी दी, जस्टिस भी हो गया, सुधा के फेवर में जस्टिस हुआ। ठीक है, विटनेसेस को देखने के बाद जस्टिस हुआ। अभी नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। अभी लीगल सिस्टम के दूसरे ब्रांचेस क्या होते हैं? अभी जो लीगल सिस्टम होती है, यहाँ पे जो केस देखा हमने वो डाउरी का केस था। मतलब जो वुमेन होती है उसके फैमिली से पैसे मांगे जाते हैं शादी के लिए। ठीक है, तो इसको डाउरी बोला जाता है। अभी डाउरी जो है इसको क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, जो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन हो गया उसके अगेंस्ट में ये क्या है, ये सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। और इसमें पनिशमेंट भी लोगों को मिलती है अगर आप डाउरी डिमांड करते हो तो। इन एडिशन टू द क्रिमिनल लॉ, द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विद द सिविल लॉ। अभी जो केसेस होते हैं सोसाइटी में वो दो टाइप के होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं और एक सिविल केसेस होते हैं। अभी क्रिमिनल केसेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्राइम किया जा रहा है। क्राइम मतलब यहाँ पे आप अगर मर्डर कर रहे हो, ठीक है, किडनैपिंग वगैरह की जा रही है तो उसको क्रिमिनल में कंसिडर किया जाता है। और सिविल केसेस मतलब डिवोर्स के केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के केसेस होते हैं, वो यहाँ पे रन होते हैं। ठीक है, तो अभी इसके जो कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट अलग होता है, क्रिमिनल कोर्ट अलग होता है, उसके लॉयर्स भी अलग होते हैं। ठीक है, न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। और 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिससे जो वुमेन है उनको डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट किया जा सकता था। ठीक है, अभी ये सिविल और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस देखते हैं। क्रिमिनल लॉ डील्स विद द कंडक्ट्स और एक्ट्स दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। मतलब कौन से जैसे कि थेफ्ट हो गया, हरासिंग द वुमेन हो गया, डाउरी हो गया, मर्डर केस हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये किस में आ जाता है? ये क्रिमिनल में आ जाता है। ठीक है, सिविल में कौन से चीजें आ जाती है? इसमें सेल ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, परचेस ऑफ गुड्स का डिस्प्यूट आ जाता है, रेंट का मैटर आता है। रेंट मतलब आप अगर कहीं से रेंट पे किसी जगह पे रह रहे हो, ठीक है, लैंड ओनर को आप अगर आपका किराया नहीं दे रहे हो तो लैंड ओनर आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है। ये केसेस किस में चले जाते हैं? सिविल केस में चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिवोर्स केसेस होते हैं, शादी होने के बाद जो झगड़ा हो जाता है, ठीक है, मियाँ बीवी के बीच में, तो दोनों के झगड़े को डिवोर्स बोला जाता है, तो वो सेपरेट होने के लिए और अलग से केसेस चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिविल केस हो गया और ये क्रिमिनल केस हो गया। इट यूजुअली, अभी ये जो क्रिमिनल केस है, इट यूजुअली बिगिंस विद लॉजिंग एन एफआईआर। अभी ये क्रिमिनल केस के लिए एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना पड़ता है, पर इसके लिए कोई एफआईआर नहीं करना पड़ता। ये जो होता है लोकल लेवल पे होता है। इसकी जो सजा होती है वो लोकल लेवल पे क्या की जाती है? सॉल्व की जाती है। अगर प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी बाहर निकल के आती है तो यहाँ पे भी सजा मिलती है। पर यहाँ पे जो ये मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है, जेल की और फांसी की भी पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। अभी इंडिया में जितने भी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब लोगों को इक्वल एक्सेस उसका मिल रहा है क्या? मतलब इंडिया में गरीब से गरीब आदमी भी कोर्ट में जा पा रहा है कि नहीं? अमीर लोग तो जाएंगे ही कोर्ट में, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पर जो गरीब से गरीब लोग होते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं, उनको भी कोर्ट में जाने का मौका मिल रहा है कि नहीं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, वो हम देखते हैं। ठीक है, इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन एक्सेस द कोर्ट इन द कंट्री। दिस इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सब लोगों को क्या मिलना चाहिए? जस्टिस मिलना चाहिए। भले आदमी अमीर हो, गरीब हो, बैकवर्ड कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, जेंडर मेल हो, फीमेल हो, सब लोगों को जस्टिस मिलना ही चाहिए। दे प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। और ये जो कोर्ट होते हैं वो अपना क्या प्रोटेक्ट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। आपको अगर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट्स फॉर जस्टिस। मतलब अगर कोई भी सिटीजन को, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड का हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, कोई भी जेंडर का हो, अगर उसको लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो सीधा क्या कर सकता है? उसके फंडामेंटल राइट्स अगर हैम्पर हो रहे हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। While the courts are available for all, in reality access to the courts has always been difficult for a vast majority of poor. अभी जो गरीब लोग होते हैं
उनके लिए कोर्ट में जाना एक बहुत रिजिड प्रोसेस हो जाता है। रिजिड प्रोसेस मतलब क्या, ये जो कोर्ट होता है उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। कोर्ट में जाने के बाद आपको आपका केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। केस बनाने के बाद लॉयर एक अपॉइंट करना पड़ेगा, लॉयर के पैसे देने पड़ेंगे, जहां कोर्ट होंगे वहां हर रोज जाना पड़ेगा जब आपकी तारीख होगी, ठीक है। तो ये जो टाइम और मनी, ये दोनों चीजें इसमें बहुत लगती है। और ये गरीब लोग जो होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि वो कोर्ट में जाके अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर पाए, ठीक है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैनॉट रीड और हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट और जस्टिस सीम्स रिमोट। मतलब ऐसे लेबर लोग जो अपना रोज का काम करते हैं और रोज का कमा के रोज अपना खाते हैं, तो इसके हिसाब से जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं जो बस अपना रोज का काम करते हैं और रोज खाते हैं, तो आज का काम किया, आज का पगार मिल गया, आज खा लिया, तो ऐसे केस में ये लोग कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, कितना पैसा वो सेव कर पाएंगे और कितना टाइम कोर्ट में दे पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation। इसी को सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया है। अभी पीआईएल जो होता है इसको पीआईएल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पीआईएल। अभी ये जो पीआईएल होता है, ये पीआईएल मतलब क्या होता है कि अगर आप थर्ड पार्टी हो तो आप कॉमन इंटरेस्ट के लिए उसके बिहाफ पे कोर्ट में केस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, दो लोगों का अगर झगड़ा चल रहा है उसमें कॉमन इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ा हुआ है, तो इसके जो बाहर का थर्ड पार्टी है वो दोनों के लिए क्या कर सकता है, दोनों में से एक के लिए केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, हाई कोर्ट में केस कर सकता है अगर कोई भी लोगों के राइट्स उसमें वायलेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया पीआईएल का। मतलब आप बस गवर्नमेंट को फैक्स भेज सकते हो, टेलीग्राम भेज सकते हो, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट आके वहां पे क्या करेगा, इंटरवीन करेगा। इन द अर्ली इयर्स द पीआईएल वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर। अब ये जो पीआईएल है ये बहुत सारे चीजों में यूज हुआ, पीआईएल की वजह से बहुत सारे लोगों को मदद हुई। जैसे कि ये जो बॉन्डेड लेबर थे, मतलब कुछ ऐसे लेबर लोग थे जिनको जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। और ऐसे बहुत सारे प्रिजनर्स भी थे, ऐसे जेल में ऐसे कैदी रखे थे जिनका टेन्योर खत्म हो गया फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा था। मतलब जो केस की जो सजा होती है अगर 5 साल की हो रही है तो फिर भी 5 साल के बाद भी वो आदमी को जेल में रखा जा रहा है। तो ऐसे जो केसेस थे ये ऐसे केसेस सॉल्व होने लगे, किसकी वजह से, पीआईएल की वजह से, ठीक है। Do you know that the midday meal that children now receive in the government and government aided school is because of the PIL? मतलब ये जो मिड डे मील स्कीम है, आपने पढ़ा होगा मिड डे मील स्कीम मतलब जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते थे, गवर्नमेंट के स्कूल्स है वहां पे अब बच्चों को खाना मिलता है, ठीक है, इसको मिड डे मील स्कीम बोला था। अब ये मिड डे मील स्कीम जो है वो भी पीआईएल की वजह से आया, ठीक है। लोगों ने उसके इसका केस कर दिया है, पीआईएल किया था, इसकी वजह से मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। अभी जो कॉमन पर्सन होता है उसके लिए एक्सेस टू कोर्ट्स मतलब क्या होता है, एक्सेस टू कोर्ट्स मतलब उसको जस्टिस मिल जाता है। अगर कोर्ट्स तक वो पहुंच पा रहा है, वो उतना टाइम दे पा रहा है, उतना थोड़ा बहुत पैसा है उसके पास, तो ही उसको जस्टिस मिलेगा। द कोर्ट्स एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। अभी जो कोर्ट होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, ये समझाने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है, ठीक है। The courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food also। अभी जब आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, तो ये राइट टू लाइफ में बस जिंदगी जीना नहीं होता, जिंदगी अच्छी से जीना भी होता है। मतलब उसमें आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट आपको मिलना चाहिए। किस में आ जाता है, ये राइट टू लाइफ में आ जाता है। They therefore order the state to take certain steps to provide food for all including the midday meal, ठीक है। तो इसके वजह से जो ऑर्डर किसने ऑर्डर किया, ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टन स्टेप्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको ऑर्डर कर दिया कि आपने क्या करना है, ये मिड डे मील का स्कीम है वो इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि राइट टू लाइफ है, लोगों को खाना तो मिलना चाहिए, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलना चाहिए, ठीक है। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इसका स्टेटमेंट को ये एग्जांपल से समझते हैं। Activists who work on the issues concerning the right to shelter and working for the poor believe that the recent judgment on evictions are a far cry from the earlier judgments। अभी कुछ एक्टिविस्ट जो होते हैं वो राइट टू शेल्टर के लिए काम करते हैं, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए, उनकी जो झोपड़पट्टी होती है वो वहां पे रहते हैं तो उनको अच्छे घर मिलने चाहिए। अभी जो झोपड़पट्टी है वो इलीगल जगह पे बनी हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो लोग होते हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके पास उनके कोई प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं होते,
वो इलीगली वहां पे आते हैं, अपनी झोपड़पट्टी बनाते हैं, ठीक है। पर इशू कैसा हो जाता है कि जो लोग हैं उनको रहना, राइट टू लाइवलीहुड भी है, उनको अच्छा एक घर होना चाहिए, उनका खुद का घर होना चाहिए, रहने लायक कंडीशन वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो वहां पे रह रहे हैं वो इलीगली वो रह रहे हैं, मतलब किसी और की वो जगह है, उन्होंने वो क्या वहां पे उनका उनका क्या कर दिया है, स्लम्स वहां पे डेवलप कर दिए। तो यहाँ पे जो एक्टिविस्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, केस करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। While recent judgment tend to view that some slum dwellers are an encroachers in the city, मतलब जो slum dwellers जो होते हैं वो एंक्रोच है, मतलब वो जबरदस्ती इलीगली उन्होंने वो जमीन को क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया और अपनी झोपड़ी वहां पे बना दी। अर्लियर जजमेंट्स लाइक इन 1985 ओगला टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन had tried to protect the livelihood of slum dwellers। और उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो स्लम ड्वेलर्स है वो भले ही इलीगली रहे पर उनको रहने का लाइवलीहुड का अधिकार है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, उनको एक दूसरे जगह पे सेफ अच्छे कंडीशंस पे उनको जगह देनी चाहिए, ठीक है। अभी ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये केस स्टडी में क्या दिया है, ओगला टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये केस स्टडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड के बारे में बात करी गई है, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू लाइफ। अभी राइट टू लाइवलीहुड मतलब क्या, अभी झोपड़पट्टी के लोगों की बात कर रहे हैं, स्लम्स के लोगों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो उन्होंने इलीगली भले वो उन्होंने अपनी झोपड़पट्टी बना ली पर दे हैव राइट टू लाइवलीहुड, उनको जीने का अधिकार है, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज इन विच द जजेस लिंक्ड द इशू ऑफ राइट टू लाइफ टू दैट लाइवलीहुड। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस है, उन्होंने क्या कर दिया, ये राइट टू जो लाइफ का जो इशू था वो झोपड़पट्टी के लोगों को अप्लाई कर दिया। मतलब राइट टू लाइफ है, मतलब हर किसी को जीने का अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान सब लोगों को मिलना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, एक शेल्टर प्रॉपर घर उनके पास होना चाहिए। तो ये जो राइट टू लाइफ है उसके हिसाब से जो स्लम ड्वेलर्स है उनको गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, अच्छी जगह पे रिहेबिलिटेट करना चाहिए या यहीं पे उनको घर बांध के देना चाहिए। The sweep of the right to life conferred Article 21 is wide far reaching. Life means something more than mere animal existence। अभी right to life मतलब क्या, कि जो लाइफ है ऐसी जिंदगी आपको मिलनी चाहिए कि जो एनिमल का एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर आपको एक अच्छी जिंदगी आपको मिलनी चाहिए। मतलब बस एक एनिमल का एग्जिस्टेंस नहीं, जैसे एनिमल रहते हैं वैसे ह्यूमन बींग्स क्यों रहेंगे, ठीक है। तो एनिमल से भी ज्यादा एक बढ़ के एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ह्यूमंस को मिलना चाहिए। इट डज नॉट मीन मेरली दैट द लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड और टेकन अवे, फॉर एग्जाम्पल बाय इम्पोजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आपको कभी सजा मिलेगी नहीं, आपको पनिशमेंट कभी मिलेगी नहीं, आपको पनिशमेंट मिलेगी पर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आप अगर लॉ तोड़ते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई भी काम करते हो, क्राइम करते हो, किसी का मर्डर कर देते हो, तो आपको जो लॉ में जो प्रिस्क्राइब लॉ होगा उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। फांसी भी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, आप जेल में भी जा सकते हैं, ठीक है। An equally important facet of this right is the right to livelihood because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood। अभी ये जो right to life है ये आज सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कितने भी इंडिया में जितने भी सिटीजन्स है उनको राइट टू लाइफ मिलना चाहिए। राइट टू लाइफ मिलना चाहिए मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये कम से कम ये बेसिक नेसेसिटीज तो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। That the eviction of the person from the pavement or slum will eventually lead to the deprivation of the means of livelihood। अगर ये स्लम के लोगों को उनकी जगह से हटा दिया, उनकी जगह से उनको निकाल दिया, तो उनका लाइवलीहुड का सबसे बड़ा इशू आ जाएगा। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को क्या बोला कि गवर्नमेंट एटलीस्ट उनको रिहेबिलिटेट करे या वहीं पे उनको दूसरी जगह घर बना के दे, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and the pavement because they have small jobs to nurse in the city and for them there is nowhere else to live। अभी ये जो लोग हैं ये स्लम्स में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि जो उनके जो छोटे मोटे जॉब होते हैं उनको वो सिटीज में मिलते हैं, वो छोटे मोटे जॉब्स वो पूरे करते हैं, कुछ बेसिक नेसेसिटी के जो गुड्स होते हैं ये वो बेचने का काम करते हैं, तो इसी की वजह से उनको लाइवलीहुड भी वहीं पे स्लम्स में मिल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। दे चूज अ पेवमेंट और अ स्लम इन द विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस और वर्क एंड टू लूज द पेवमेंट ऑफ स्लम इज टू लूज द जॉब। मतलब वहां पे जहां पे उनको जॉब मिलता है वहीं पे वो क्या कर लेते हैं, अपना जो बस्ती होती है, अपना जो स्लम होता है वहीं पे डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि उनको वहीं से वही वो काम को जाते हैं। अगर वो उनका घर चले जाता है तो उनको वो जॉब चले जाता है। द कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट द एविक्शन ऑफ द पिटिशनर विल लीड टू द डेप्रिवेशन ऑफ द लाइवलीहुड। मतलब अगर ये स्लम के लोगों को अगर झोपड़पट्टी उठा दी तो इससे क्या हो सकता है, ये झोपड़पट्टी उठाने की वजह से उनके जॉब जा सकते हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो थ्रेटन हो सकता है, ठीक है। Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years the courts take to hear। अभी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जो कोर्ट्स है वो लिमिटेड है, जजेस भी लिमिटेड है, तो जो केसेस होते हैं वो
कोर्ट्स में बहुत ज्यादा पेंडिंग रह जाते हैं। तो कोई भी केस चलता है तो वो सालों सालों तक चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर एक केस को सॉल्व करने के लिए आपको अगर 5 साल लग रहे, 10 साल लग रहे, तो इससे क्या हो रहा है, आप जो जस्टिस है वो लोगों के डिनाई कर रहे हो। मतलब जस्टिस तो मिलना चाहिए पर टाइमली जस्टिस मिलना चाहिए। अगर एक आज कोई क्राइम हुआ है और उसकी सजा अगर 10 साल बाद मिले तो ये जस्टिस का क्या फायदा, ठीक है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as the check on the power of the executive and legislature, as well as protecting the fundamental rights. पर फिर भी जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने बहुत सारा काम डेमोक्रेटिक इंडिया का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। एग्जीक्यूटिव को उन्होंने कंट्रोल में रखा है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक करते हैं, लेजिस्लेचर पे अच्छा चेक रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली has quite correctly envisioned a system of courts with independent judiciary as a key feature of the democracy। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी जो बनी थी, अपने जो मेंबर्स थे जिन्होंने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका भी एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जुडिशरी होना चाहिए जो सारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ठीक है। That's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।